कनेक्शन में जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम रोज़ाना मिलते हैं कंपनी के साथ, तो आज हम बात करेंगे। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर कॉर्पोरेट जो है आज के शो के वो जुड़ चुके हैं। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स की। कंपनी हाईवे सेक्टर में देश की लीडिंग इंटीग्रेटेड और देश की पहली मल्टीनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर भी आईआरबी इंफ्रा की बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र यानी बीओटी स्पेस में बड़ी मौजूदगी भी है। कंपनी 25 साल की जर्नी में जो है देश के कई राज्यों में बड़े और चुनौतियों से भरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में सक्षम रही है। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगातार यहाँ पर कंपनी के द्वारा किए जा रहे खर्च में अब कितने नए मौके बन रहे हैं, क्या है विस्तार योजनाएं, तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। आईआरबी इंफ्रा के इन्वेस्टर रिलेशंस डायरेक्टर अनिल यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, स्वागत है आपका हमारी इस ख़ास पेशकश में। और क्लियरली जिस तरह से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बताएं हमें आपकी आने वाली तिमाहियों को लेकर क्या योजना है। धन्यवाद। हमने अगस्त मंथ का टोल कलेक्शन का डेटा दिया है। अगस्त मंथ में हमारी टोल कलेक्शन 24% रही है। हमने हैदराबाद ओआरआर प्रोजेक्ट अगस्त में ही स्टार्ट किया है और हैदराबाद ओआरआर प्रोजेक्ट का रफली 38 करोड़ का रेवेन्यू 20 दिन का रेवेन्यू आया है। और सामक्खली बीओटी प्रोजेक्ट हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो आगे जाके टोल कलेक्शन में मोमेंटम अच्छा रहेगा। और जैसे कि सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से बेटर होता है और अभी फेस्टिव सीजन इंडिया में स्टार्ट होने को है, तो कंसिडरिंग द फेस्टिव सीजन आगे की ग्रोथ इन टोल कलेक्शन काफी अच्छी रहने की उम्मीद है। ये बताएं यहाँ पर सेगमेंट वाइज स्पेसिफिकली अगर मुझे समझना हो तो अंडर बीओटी अगर हम देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ 16 से 18% की उम्मीद है। क्या कहेंगे आप, क्या इस पे अटल हैं? यस, रेवेन्यू ग्रोथ कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में रफली 12 से 15% के आसपास रहने की उम्मीद है और टोल बिजनेस में रफली 22 से 25% की रेवेन्यू ग्रोथ इस साल एक्सपेक्टेड है। ये बताइए मुझे अनिल जी कि अब किस तरह से टोल कलेक्शन को लेकर आगे आप बढ़ रहे हैं, इसमें किस तरह की तेज़ी, अगर कोई आंकड़ा आप यहाँ पर हमें तुलना कर बता सकें, कितना आगे बढ़ रहे हैं इसमें। टोल कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर हमने सेम क्वार्टर में जो टोल कलेक्शन किया था उसकी ग्रोथ रफली 24% के आसपास है। हमारा टोल कलेक्शन अगस्त मंथ में एक सिंगल मंथ का 417 करोड़ का टोल कलेक्शन हो गया है। तो इस साल जो टोल कलेक्शन है ग्रोथ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में हम 12 से 15% का ग्रोथ करेंगे। हमारे पास रफली 3 साल की ऑर्डर बुक है और उस कंसिडरिंग ये ऑर्डर बुक को हमारा कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी 10 से 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करेगा। चलिए, फेस्टिवल सीज़न को लेकर आप कितने बुलिश हैं और किस तरह से अब आगे बढ़ने की तैयारी है आपकी? नॉर्मली फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टोल कलेक्शन में थोड़ा इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ द मॉनसून सीजन और सेकेंड हाफ बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सीजन स्टार्टिंग इन इंडिया टोल कलेक्शन काफी बेटर होता है। तो कंसिडरिंग द बेटर सीजन कमिंग फॉरवर्ड और हम एक प्रोजेक्ट और ऐड करने वाले हैं, तो कंसिडरिंग these two aspect the growth for future months should be better as compared to what we have delivered so far. जो कुछ प्रोजेक्ट्स एक्वायर किए गए हैं उनका अगर आप कोई स्टेटस हमें बता सकें, जो अहम प्रोजेक्ट्स आपने एक्वायर किए हैं। इस साल हमने हैदराबाद ओआरआर प्रोजेक्ट बिड किया था, हमें मिला था। उसका हमने फाइनेंशियल क्लोजर करके टोल कलेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। सामक्खली बीओटी एनएचआई से हमें मिला था, उसका फाइनेंशियल क्लोजर एडवांस स्टेज पे है और वंस फाइनेंशियल क्लोजर हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा गंगा और 3 हैम प्रोजेक्ट और पालशेत धानकुनी बीओटी में कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू है। कंस्ट्रक्शन इन लाइन है और कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू भी एक बार मॉनसून खत्म हो जाता है तो वहां भी मतलब ग्रोथ जो सेकेंड हाफ में ग्रोथ होगी वो काफी रोबस्ट होगी।
नेहरू आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट जो हैदराबाद में है, इसकी टोल एक्वायरिंग को लेकर और किस तरह से वृद्धि हुई है आपकी? हैदराबाद का जैसे मैंने बताया कि हमने मतलब इस हैदराबाद से रफली 38 करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट किया है सिंस प्रोजेक्ट 12 अगस्त से स्टार्ट हुआ था एट 00 आवर्स। तो रफली 20 डेज में हमने 38 करोड़ का रेवेन्यू किया है हैदराबाद ओवरऑल प्रोजेक्ट पे। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाओं पर हमसे बातचीत की। गिरीश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, आपके पास मैं आती हूँ। बताएं यहाँ पर जिस तरह से टोल कलेक्शन को लेकर शानदार एक्सपेक्टेशंस सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, कितने बुलिश हैं यहाँ पर स्टॉक को लेकर? देखिए, बेसिकली मैं इस पूरे सेक्टर को लेके काफी बुलिश हूँ, क्योंकि हम अगर देखें तो हम इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट हाईवे डेवलपर्स में से एक हैं। हमारे जो रोड मैप हैं वो सेकंड लार्जेस्ट रहते हैं आफ्टर अमेरिका। तो ऑलरेडी, और जिस तरीके के गवर्नमेंट्स के जो नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं कि 3 लाख करोड़ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इन प्रोसेस में लेके आएंगी गवर्नमेंट, जो लास्ट के जो मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स थे पीपीपी मॉडल्स के अंदर, एंड ऑलरेडी फोकस चल रहा है 18 रोड नए प्रोजेक्ट्स को लेके फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो बहुत स्ट्रांगली आ जाता है। एंड इसमें अगर हम इनकी ऑर्डर बुक्स की यहाँ पर टोल कलेक्शन पे बात करें, क्योंकि मेजरली जो कंपनी का रेवेन्यू वो टोल कलेक्शन से एक बहुत बड़े पैरामीटर्स में आता है, तो ये बात सही है कि मानसून ट्रेन में हर हाईवे कंपनीज के टोल कलेक्शन काफी रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग लोगों की बहुत कम हो जाती है। बट अब जैसे कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है कि टोल कलेक्शंस में भी रेवेन्यू इंक्रीमेंट्स आएंगे। प्रोजेक्शंस में इन लोगों के काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइन अप हैं, एंड इनके जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफी प्रोसेसिंग में आ चुके हैं, तो इनका रेवेन्यू भी हम अगले 2 से 3 क्वार्टर्स के अंदर देखना शुरू करेंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम फंडामेंटल तौर पर बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बस उनको अपने रेवेन्यू मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स के हमने नंबर्स भी देखे वो थोड़े से अनबैलेंस्ड थे, तो हमें ऐसा लगता है कि आगे फर्दरली अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में मैनेजमेंट काफी रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम करना चाहती है। जैसे कि बता भी नहीं कि जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो भी 12 से 15% का मैनेजमेंट दे ही रहा है, वो भी बहुत बेस साइड पर। ओवरऑल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से फंडामेंटली किसी को लेना है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकता है। कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे के एक्सपांशन ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग है। बट शॉर्ट टर्म्स के लिए डोंट थिंक कि अभी एकदम ही एंट्री करनी चाहिए, बट हाँ लॉन्ग टर्म बेट्स के लिए डेफिनेटली रख सकते हैं। 60 से लेकर 75 और 100 तक के लेवल भी देख सकते हैं अगले 2 से 3 साल के टाइम में। लेकिन फिलहाल तो ये अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर ही घूम रहा है। यहाँ से थोड़ी सी और कमजोरी, अगर कमजोरी तो कितने पे एंट्री करें? हाँ डेफिनेटली, मतलब यहाँ से भी अगर कोई को कैरी करना है अगर लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये लेवल्स भी बहुत अच्छे हैं। बट हाँ, अगर कोई इमीडिएटली कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, बट हाँ थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि बाजार ऑलरेडी आई है। यहाँ से करीबन 25 से लेकर 30 का एक रेंज मिल जाएगा इस IRB इंफ्रा में एंट्री करने के लिए, तब अभी एंट्री कर सकते। क्योंकि आप इस पूरे सेक्टर पर बुलिश हैं, तो क्या शॉर्ट टर्म या मिड टर्म रणनीति किसी और स्टॉक में बनाने की सलाह देंगे इसी क्षेत्र की? मैं बेसिकली रियल एस्टेट को लेके काफी बुलिश हूँ। हम ऑलरेडी पिछले 15-20 दिन में आप ही के शोज में रियल एस्टेट को लेके बात कर रहे हैं, एंड मेरे दोनों स्टॉक्स रियल एस्टेट को लेकर पिक भी है। लोधा ऑलरेडी चल चुका है तो लोधा नहीं रिकमेंड करेंगे, बट हाँ इस सेक्टर में DLF को जरूर डेफिनेटली देख सकते हैं। DLF एक लॉन्ग टर्म बेट के लिए ही है, अगर इसको शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए भी किसी को कैरी करना है तो वो भी कर सकता है। एंड बट स्टिक स्टॉप लॉस जो है वो 488 का रखे आगे के लॉन्ग टर्म्स के लिए। नाम दोहराएंगे गिरीश, मैं सुन नहीं पाई। DLF के लिए जरूर DLF बोल रहे हैं। कैरी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भी रिकमेंडेशन यही है कि मैंने 500 रुपए पे DLF दिया था आज से 4 दिन पहले। हालांकि यार थोड़ा सा बढ़ चुका है, बट उसके बाद भी जो मेरा टारगेट है DLF को लेके वो अप्रोक्सीमेटली 600 से लेकर 650 का है। इस रेंज में भी अगर किसी को लेना है तो DLF कैरी कर सकता है, बट जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमने दे रखा है चैनल पे वो 488 का है, वही DLF के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन कर। तो इस पूरे क्षेत्र में अब आप DLF IRB इंफ्रा के अलावा जो है रेकमेंड कर रहे हैं।